हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा कुमार आपका अपना चैनल प्रोरॉक्स बीएससीबी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, मैं आज आपके लिए नो योर एग्जाम के दूसरा पार्ट आपका चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताने जा रहा हूं। इसके पहले मैं फर्स्ट वीडियो एग्जाम पैटर्न पर बताया था। ये आपका दूसरा वीडियो है चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किस चैप्टर से कितना मार्क्स का प्रश्न पूछेगा, कौन से चैप्टर पे आपको अधिक फोकस रखने हैं, किस चैप्टर पे आपको बहुत ही कम फोकस रखने हैं। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। यानी देखिएगा बाबू कि मैंने फोकस करने वाली जो बातें बताई आपको, फोकस करने वाली वो इसलिए बताई कि मान लीजिए कोई चैप्टर 20 नंबर का है तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने हैं, ज़्यादा सोचने हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रश्न आएंगे, अप्रोच आपको उसमें अधिक करने हैं। इसलिए मैंने फोकस ज़्यादा और फोकस कम करने की बातें मैं कहा। चलिए, आपका जो चैप्टर वाइज मार्क्स डिवीजन है उसमें देखिएगा, पहले मैं समझा रहा हूँ। देखिएगा आपका फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, यहाँ पे देखिएगा आपका जो है फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है 10 नंबर का पूछता है एग्जाम में, यानी पूछे जाते हैं या अब तक पूछा गया है। ठीक है, दूसरा आपका है अलजेब्रा। अलजेब्रा जो है 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं अलजेब्रा से। कोऑर्डिनेट से बाबू, कोऑर्डिनेट यानी कि नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और आपका जो चौथा टॉपिक बना, यानी कि चौथा चैप्टर जो बना आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति। ज्यामिति 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पांचवा जो आपका बना मेंसुरेशन। मेंसुरेशन कहने का मतलब हुआ क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति से 10 नंबर के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। आते हैं छठा टॉपिक पे। छठा टॉपिक कहने का मतलब छठा चैप्टर, है ना। आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कहने का मतलब है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका सातवां जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी सांख्यिकी एवं प्रायिकता। सांख्यिकी एवं प्रायिकता दोनों को मिलाकर 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से आपका जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में किस चैप्टर से कितना नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारे बातों के यहाँ पे चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिएगा मैंने आपको कहा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से जो 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो नंबर सिस्टम में कौन कौन सा ऐसा टॉपिक बनेगा जो आपके एग्जाम में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपको हाउ कैन यू गेट 100 by 100 में मैं चर्चा करने वाला हूं। आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। अलजेब्रा से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी बातें जो होगी जो 20 नंबर इसको बना दिया, क्या क्या ऐसा बात इसमें आ गया जो 20 नंबर के इससे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके एग्जाम में यह इंपॉर्टेंस ज्यादा रख रहा है। तो बाबू अलजेब्रा में एक पॉलिनोमियल होता है, यानी बहुपद। बहुपद को जब आप पहचानने की तरकीब जान गए, एक वे जान गए, तरीका जान गए, तो समझिए आप सभी अलजेब्रा को अप्रोच करने की क्षमता आप में डेवलप हो गया, है ना। तो अलजेब्रा के ही अंतर्गत एक बात आता है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें आपको वर्ज गुणनखंड विधि से कहता है हल निकालने के लिए। तो बच्चे यहाँ पे घबराने लगते हैं कि वर्ज गुणनखंड विधि है क्या, या पढ़ा भी है तो वो भूलने लगते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो उसी चीज को मैं यहाँ आपको इस तरकीब से बताने वाला हूँ, इस तरीका से बताने वाला हूँ कि आपको आजीवन याद रहेंगे। और जैसे ही आपको एग्जाम में देखिएगा तो आपके मन में इमेजिनेशन होने लगेगा, कल्पना होने लगेगा कि इसको इस तरीका से ही बनाए जाते हैं। यहाँ यही चीज को आपको डेवलप करने में आया हूं। ठीक है, या आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू मिल रहा है आपको प्रश्न, तो उसमें क्या कीजिएगा, जब आपको 2 प्रश्न मिले 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए, तो वहां कोई आपको ये नहीं करता है, कंडीशन नहीं लगाता है कि आप वर्ग गुणनखंड से बनाइए या लुप्तीकरण से बनाइए, या जो भी उसके 5 तरीके हैं हल करने के वो उस तरीका से आप हल कीजिए, यह नहीं कहता है आपसे। आपको डायरेक्ट बोलता है हल करने के लिए। तो हम कैसे बिना पेपर और पेन को छुए हुए माइंड से कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर को मैं बोलूंगा तुम यही हो सकता है और कोई नहीं, यही हो सकता है, तुम बी है तो बी ही आंसर इसका होगा। यह तरकीब मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूं, यह तरकीब आपको यहाँ डेवलप करने वाला हूं, है ना। इसी चीज को और बाबू यहाँ ध्यान दीजिए कि जो भी आपको
ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होता है उसमें क्या होता है कि टाइम आपके पास रहते हैं, लेकिन सॉल्यूशन आप जब स्टेप बाय स्टेप लेने लगते हैं तो टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है। तो इसी टाइम टेकिंग को कैसे अलजेब्रा में शॉर्टलाइज करेंगे आपको हैरानी हो जाएगी। जैसे यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि आपको 15 गुने 12 करना है, 15 में 12 से गुना करना है, तो आप इस तरकीब को अपनाते होंगे। 15 गुने 12 ऐसे 15 दूना के 10 की जरूरत में 1 2 1 3 ऐसे करके आप अपनाते हैं, फिर ऐसे करके, तब ऐसे करके अपनाते हैं, तब यहाँ आंसर आता है। मैं आपको यहाँ अप्रोच करने के जो तरीके हैं उसमें बदलाव लाएंगे। कोई मैथ्स भारी सब्जेक्ट नहीं होता, हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि अप्रोच करने की जो तरकीब होते हैं उसको बदलना रहता है। जब आप उसको बदल लीजिएगा तो कोई अलजेब्रा भारी नहीं है। अलजेब्रा तो इतना बाबू इजी है कि आपको जुबानी याद हो जाएगा। देखते देखते प्रश्न को आपके माइंड में आपको इमेजिनेशन होने लगेंगे, कल्पना होने लगेंगे कि इस पे यही फॉर्मूला लागू होगा और इसका स्टेप यही होगा। कोई बच्चे तेज या मूर्ख नहीं होते हैं, उनके अप्रोच करने की जो तरकीब होती है वह गलत तरीका होता है। यही तो तरीका आज यहाँ मैं आपको डेवलप करवाऊंगा। जब आपको मैं थ्योरी सेक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी बातों का डिस्कस करने वाला हूं। जैसे आप 15 में 12 से गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट आप बोलिएगा 180। कैसे? तो 15 दूना के 30, 15 दूना के 30 के 0 जैसे गुना कीजिएगा, 15 में 12 से गुना करना है ना, तो 15 दूना के 30 के 0 हाथ में बचा 3 और 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 15 3 18, 180। या आप ऐसे गुना कीजिएगा 15 में 12 से, तो 12 50 60 के 0 हाथ में बचा 6 और 12 एकम 12 और 12 6 18, आपको 180। ये सारे तरकीब को मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। गुना का कोई ट्रिक नहीं होता है, एक अप्रोच करने की तरकीब होता है जो आपको मैं डेवलप करवाऊंगा। अब आता है बाबू ज्योमेट्री की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चे समझते क्या है, ज्योमेट्री एक भारी सब्जेक्ट है, ज्योमेट्री हार्ड होता है, जबकि हम कहते हैं बच्चों लोग से ज्योमेट्री बिल्कुल इतना इजी होता है बाबू, इतना इजी होता है कि पूछिए मत। सारे चैप्टर से हमको ज्योमेट्री ही इजी लगता है। क्यों? क्योंकि अप्रोचेबल की जो तरकीब है वो आपको मैं सिखाऊंगा, इसलिए इजी हो जाएगा। वो उसमें प्रमेय जो होता है फिक्स होता है कि इसी प्रमेय पे आधारित प्रश्न होते हैं। जब वो सारी प्रमेय पे आधारित प्रश्नों को मैं आपको जब बता दूंगा तो एक भी ऐसा तरकीब ना होगा, एक भी ऐसा प्रश्न ना होगा जो आपसे न बनने वाला हो। सभी प्रश्न आपको आप अप्रोच कर लीजिएगा। ये सारे तरकीब आपको मैं ज्योमेट्री में बताऊंगा ताकि आप आसानी से 20 में 20 बना सकें। ये सारे तरकीब को मैं सिखाऊंगा। वैसे मेंसुरेशन आता है बाबू। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। बच्चे यहाँ फिगर करना भी थोड़ा सा उनको टफ लगने लगता है कि लट्टू है, लट्टू पर अर्धगोला है वगैरह वगैरह, बहुत सारा मिक्सअप करने लगता है, तो यहाँ पे टफ हो जाता है। बिल्कुल टफ नहीं होगा बाबू, इतना इजी हो जाएगा हर सब्जेक्ट कहने का मतलब हर चैप्टर कि आपको लगेगा कि बिल्कुल मैथ्स इजी होता है। मैथ्स इतना इजी होता है कि आपको मैथ में इतना इंटरेस्ट आने लगेगा। जब बताएंगे हम आपको कि आपको आने वाला जब आप 11th में जाइएगा तो बोलिएगा कि हम मैथ्स को मेन सब्जेक्ट में रखेंगे, न कि बायो। इस प्रकार से आपको हम यहाँ पे समझाने वाले है ना। तो मेंसुरेशन में बाबू जब दे देगा आपको आर दे देगा, एच दे देगा, तो बोलेगा आयतन निकालिए। तो कैसे आप डायरेक्ट आंसर को बोलिएगा कि आपका सी जो आंसर है यही आंसर होगा, ये सारे तरकीब आपको मैं मेंसुरेशन में बताने वाला हूँ। आपका वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ही और इजी है, आपके लिए एक नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है ना। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इतना इजी से आपको यहाँ पे बताया जाएगा, इतना इजी से कि ट्रिग्नोमेट्री लगेगा कि मेरे लिए नया नहीं है, कोई भास्ट सब्जेक्ट नहीं है। ये भी एक मैथमेटिक्स का पार्ट ही है जो बहुत इजी सब्जेक्ट है, इजी एक पार्ट है मैथमेटिक्स का, है ना। वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति बाबू, वह रेशियो पर ही आधारित रहता है। इसी से आप हाइट एंड डिस्टेंस पे जाइएगा कि कैसे ऊंचाई दूरी को फॉर्मूला पर अप्लाई आसानी से ऊंचाई दूरी की जो बातें होती है वो समझ पाइएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आपका रेशियो पे आधारित होता है ना। तो ये बात बताया जाएगा आपको। आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, आपको सांख्यिकी एवं आपका प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी एवं आपका प्रोबेबिलिटी जो होगा वो इस तरीका से समझाया जाएगा बाबू, यानी प्रायिकता इस तरीका से समझाया जाएगा
कि आप आसानी से 10 में 10 भी पा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो आपका जो कोऑर्डिनेट है वो तो 10 नंबर का होता है, जो आपने देखा है। वो आपका ज्योमेट्री जो होता है 20 नंबर का होता है, वो आपने देखा है, ठीक है। जो आपका मेंसुरेशन होता है, मेंसुरेशन वो आपका 10 नंबर का प्रश्न पूछता है, वो आप जाने हैं। वो आपका ट्रिग्नोमेट्री जो होता है यानी त्रिकोणमिति, वो आपका 20 नंबर का ही होता है, देखे हैं। वैसे ही स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी प्रायिकता आपका 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ये दोनों को मिलाकर ही 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपने देखा। इसी प्रकार से आपका चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हुआ। आपने देखा भी कि किस चैप्टर पे हमें ज़्यादा फोकस रखने हैं और किस चैप्टर पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करने। मैं इस तरीका से सारे चैप्टर का सॉल्यूशन करवाऊंगा कि आपके मन मस्तिष्क में इस तरीका से बैठ जाएंगे कि जहां भी प्रश्न को देखिएगा डायरेक्ट कल्पना करने लगिएगा कि यह इस चैप्टर का ही है और इसके अप्रोच करने के जो मेथड है वो इस तरीका का ही होगा, है ना। ये सारी बातों को मैं समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट वीडियो जो आपका बनने वाला है, हाउ कैन यू गेट इन दिस सब्जेक्ट 100 by 100, इस तरीका से वहां पे मैं आपको कैसे आप आसानी से 100 में 100 को प्राप्त कीजिएगा। कैसे, जब हर चैप्टर का एक प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा आपके पास, हर क्वेश्चन से रूबरू हो जाएंगे आप, तो क्या ऐसा तरकीब बच जाएंगे जिससे हम उसको मर्ज करेंगे, उसको ऐड करेंगे, सीखेंगे हम दोनों आप मिलकर, ये बात बताएंगे, आप सीखिएगा कि आसानी से 100 में 100 पा सकिएगा। इस चीज को मैं आपको तीसरे वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बच्चों मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। थैंक यू।